कोई बात नहीं जी। आप सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के उपरांत देश की सारी व्यवस्थाओं में, चाहे वो कानून की क्षेत्र की व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रा की हो, चाहे सोशल सेक्टर के स्कीम की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, सब जगह आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और राष्ट्र सबसे पहले ऐसा रखकर काम हो रहा है। उसमें एक है नरेगा, और नरेगा में जो चीज़ें थी, जो योजनाएं थी, जो प्रावधान थे, उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक तरह से कहिए कि आप आमूलचूल परिवर्तन उसमें भी हो गया है। नरेगा के बारे में जब बात करें तो ऐसा ध्यान में आता है कि केंद्र सरकार के समक्ष लगभग 10 लाख शिकायतें आई, और 10 लाख शिकायतों में से जब जांच करने के लिए राज्यों को भेजा तो उसमें से 10% से भी कम की जांच की। तो ऐसा एक तरीके से वो भ्रष्टाचार का एक स्कीम बन गई, और कई राज्यों ने, विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल ने, इसमें बहुत नुकसान किया, ऐसी रिकॉर्ड में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार ये भी हुआ कि जो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड कोई किसी की डेथ हो गई हो, किसी का पलायन हो गया, या बीपीएल से वो एपीएल में आ गया और उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई, लेकिन उसका जॉब कार्ड कंटिन्यू रहा, और कई जगह तो फर्जी जॉब कार्ड भी बने। और ऐसा भी ध्यान में आया कि कोई नौकरी कर रहा है और कोई सेठ जी कलकत्ता में काम कर रहा है, उनका भी जॉब कार्ड बना। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ये सारी बातें आई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक कथन संसद में कहा था कि जो नरेगा है ये कांग्रेस की विफलताओं का एक जीता जागता नमूना है। मुझे लगता है यहाँ से बात शुरू होती है और तब चीज़ें बदलती हैं। अब 21 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रपति महोदया ने विकसित भारत जी राम जी जो कानून है उसको मान्यता दी है। आप जानते हैं कि विकसित भारत को लेकर बड़े सपने हैं, और जी राम जी का जो पूरा नाम है वो है कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये जी राम जी इस तरीके से बना है, ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम को समर्पित, और जो राम राज्य की कल्पना है। महात्मा गांधी ने वैसे भी कहा कि उनके अंतिम घड़ी में उनके जो शब्द थे राम को समर्पित थे। हे राम उन्होंने कहा था, राम राज्य की वो कल्पना करते थे और ग्राम को बहुत केंद्र में रखते थे। वो कहते थे कि जो गांव है वो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ऐसा कहते थे। मुझे लगता है महात्मा गांधी हमारे दिलों में है, और इसी भाव को लेकर जो गांव की जो अर्थव्यवस्था उसको लेकर विकसित भारत जी राम जी जो कानून है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है, और राष्ट्रपति जी ने उसको अनुमति दे दिया। इस कानून के जो प्रावधान है उसकी अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात जो जनता जनार्दन के लिए है वो है जो नरेगा में 100 दिन थे, 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी थी वो बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। आप समझिए कि ये 1.25 गुना हो गया। ऐसा ध्यान में आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संकेत करना चाह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए हम सभी को, मजदूरों सहित, किसानों सहित, हम जो मध्यम वर्ग हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो देश की आम जनता है, महिला हैं, युवा हैं, सभी को 1.25 गुना काम करना पड़ेगा। ये संकेत उसमें दिखता है। दूसरा, उसमें नरेगा के कालखंड में जो भुगतान होता था मजदूरों को उसमें देरी बहुत होती थी। अब ये प्रावधान किया है कि हर 7 दिन में भुगतान होगा, वो भी डीबीटी के माध्यम से होगा। आप देखिए कितना बड़ा इसमें बदलाव है। और यदि 15 दिन से ज़्यादा देरी हो गई तो राज्य सरकार के ऊपर ये पेनल्टी होगी कि कितना वो जो भुगतान देरी हुई उस पर भुगतान, वो पेनल्टी का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो अपने आप में इससे पारदर्शिता और बहुत तेज़ी से ग्रामीण जो क्षेत्र के जो मजदूर बंधु हैं, किसान बंधु हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक और लगता है कि जो फर्जी जो जॉब कार्ड बनते थे, उन जॉब कार्ड बनने वाली उस पूरी प्रक्रिया उसको पारदर्शी बनाने के लिए और एकदम परफेक्ट बनाने के लिए प्रावधान किए। उसमें देखा जाता है कि जो वैज्ञानिक तरीके हैं, आज की तारीख में दुनिया में एआई आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप तो मीडिया के क्षेत्र से हैं, तो हम किस प्रकार से न्यूज़ जो एंकर हैं वो भी एआई आने लगे। इसमें साथ ही साथ इसमें जो सैटेलाइट इमेजनरी है उसका उपयोग करके ग्राम स्तर का प्लान बनाए। तो विकसित भारत के अनुरूप विकसित गांव का जो प्लान बनेगा वो सैटेलाइट इमेजरी का टेक्निक को लेकर बनाएंगे, और इसमें जो काम चल रहा है वो बायोमेट्रिक्स के आधार पर मजदूरों की जो अटेंडेंस है वो होगी। लाइव डैशबोर्ड होगा, तो उससे लगता है पूरे देश भर में चल क्या रहा है, रियल टाइम में क्या चल रहा है, ये देख पाएंगे। एक बड़ा बदलाव ये भी आ रहा है कि जो मास्टर प्लान ग्राम का बनेगा वो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो राष्ट्रीय प्लान है उसके अनुरूप बनेगा। तो मुझे लगता है पूरे देश में किस गांव में क्या आवश्यकता है ये भी एक पोर्टल पर आ जाएगी। उसके माध्यम से जो डिमांड है वो सारी दिखेगी। आप जानते हैं कि ये पूरा जो विकसित भारत जी राम जी का जो कानून है वो मांग पर आधारित है। राज्य जितनी राशि मांगेगा उतना मिलेगा। हालांकि इसमें आगे कुछ बातें जो कानूनी है वो भी दी गई है। विशेष तौर पर जब नरेगा के कालखंड में आप जानते हैं कि 75% जो सामग्री की राशि है वो
भारत सरकार देती थी और अब उसमें कुछ बदलाव किए हैं। विशेष तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो हिमालयन स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर से लगाकर उत्तराखंड और सिक्किम और ये सारे आप जानते हैं जो अष्टलक्ष्मी राज्य कहलाते हैं, उन सभी में 90% राशि भारत सरकार देगा। यूटीज है इसमें 100% है। राजस्थान जैसे राज्यों में 40-60 का रेशो है। अब 40-60 का रेशो आते ही एक भ्रम फैलता कि पहले की राशि में कुछ कमी आई क्या। तो एक त्वरित इसमें बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ। जब 2014 तक देखें आंकड़ा तो केंद्र का जितना रेवेन्यू का कलेक्शन होता था, टैक्स कलेक्शन होता था, उसका 32% शेयर स्टेट्स को जाता था, राज्यों को जाता था। तो हमें राजस्थान को भी 32% मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लेकर यह कहा कि हम राज्यों को जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो सहकारी संघवाद है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए वो राशि 32% से बढ़ाकर 42% कर दी। तो राज्यों की ताकत, जो वित्तीय ताकत है, वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई। तो राजस्थान को इसमें बहुत सहूलियत होगी। एक बड़ा बदलाव इसमें यह भी दिखता है, जैसा कि पूरे उद्देश्य को लेकर देखें, प्रशासनिक व्यय, विशेष तौर पर जो रोजगार सहायक के पद पर जो कुछ लोग लगे हुए थे और कुछ लोग वहां मेट के रूप में काम करते हैं, उनका भुगतान प्रशासनिक व्यय से आता है। नरेगा में टोटल बजट का केवल 6% उसमें था। तो इस कारण मेट और इनके भुगतान, कई बार आप शिकायतें भी मिलते हैं, हम लोग दरियावद और अभी कार्यशाला करके आए, वहां पर भी यह प्रश्न आया। लेकिन जी राम जी में, क्योंकि राम राज्य है तो निश्चित रूप से कुछ बढ़ेगा, तो वो 6% जो प्रशासनिक व्यय है उसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब जो मेट और उनका रोजगार सहायक का जो भुगतान है, उनका वेतन है, वो बहुत सही टाइम पे मिल पाएगा। ये एक बड़ा बदलाव है। इसमें मोटे तौर पर कहें तो कुछ सेक्टर तय किए, 4 सेक्टर तय किए और 4 सेक्टर के आधार पर ग्राम अपनी योजना बनाएगा और उन योजनाओं में 4 सेक्टर्स को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और 4 सेक्टर है क्या, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरा प्रदेश 2014 के बाद बदला है देश में। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तब देश में लगभग 27 करोड़ लोग बीपीएल में थे। लेकिन आज की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और बाकायदा सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो आई है उसके अनुसार 5 करोड़ से नीचे हो गया, लगभग 4 करोड़ 67 लाख लोग बीपीएल में रहे। तो ये जो बड़ा बदलाव आया है कि काफ़ी लोग जिनकी आर्थिक ताकत बढ़ी है, उसकी वजह से गांव की आवश्यकता बदली। तो गांव की आवश्यकता में अगर देखें तो राजस्थान में हम लोग सब जानते हैं कि पहली आवश्यकता है वो है जल संरक्षण की। अगर पानी है तो सब कुछ आसान होगा, खेती भी होगी, महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पीने का पानी भी जो दूर तो लाना पड़ता वो नहीं होगा, और हैंडपंप कई बार सूख जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो जल संरक्षण पहली इसमें क्षेत्र रखा गया और उसकी वजह से एक कनेक्टेड क्षेत्र और है, वो है जो ग्रामीण क्षेत्र की जो एसेट है, परिसंपत्तियां हैं। अभी तक तो ये जो नरेगा था और कांग्रेस की जो कालखंड के प्रैक्टिसेस थी, आप जानते हैं कि अकाल राहत के नाम पे और उसमें सारा एक तगारी लेफ्ट साइड से भरी और राइट में डालते, तो इस तरह का एक पूरा उसमें कार्यक्रम होता था, उसमें कहीं पर भी पता नहीं लगता था कितना काम हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो ये योजना जी राम जी योजना है, इस योजना में कहा है कि जी राम जी के तहत सारे काम पक्के होंगे। मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव इसमें हो रहा है। जो पक्के काम होंगे तो आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र की जो आवश्यकताओं की परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूल के एक्स्ट्रा कमरे हो, चाहे प्रार्थना के लिए बाहर का एक बरामदा हो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सुरक्षित होंगी। कई बार ये भी आता है कि साहब आंगनवाड़ी तो बन गई, पटवार हल्का बन गया, उसका कार्यालय बना हुआ है, लेकिन उसकी बाउंड्री वॉल नहीं। सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे इसमें होंगी और नई चीज़ें और आएंगी। जब गांव तय करेगा कि हमें एक सिलाई केंद्र बनाना है लाइवलीहुड को लेकर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका के जितने भी नए संसाधन हो सकते हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हमने केरल में देखी, उसको राजस्थान में लाना है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हमने मणिपुर में देखी, उसको यहाँ लाना है, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें हो पाएंगी। तो पहला तीसरा सेक्टर जो हो गया वो हो गया लाइवलीहुड को लेकर। चौथा सेक्टर इसमें रखा है, गांव में यदि कोई आगजनी हो गई या कोई बाढ़ आ गई, तो जो अकाल रात के जो काम, इसके आपदा प्रबंधन के जो काम है, उसमें वो सारे किए जा सकें, जिसमें अकाल रात भी एक है। तो मुझे लगता है ये जो 4 सेक्टर में बांधा है, उसमें पानी की आवश्यकता के साथ साथ खेती बाड़ी, महिलाओं का जुड़ा हुआ आजीविका के जो काम है। और विशेष तौर पर आपने एक उदाहरण के माध्यम से कह दूं कि यदि कोई किसी गांव में सिलाई केंद्र खोलना है तो वो अब इसमें खुल पाएगा, क्योंकि वो आजीविका के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी बदलाव आया। एक और चीज़ इसमें दिखती है वो ये है कि जो महिलाएं हैं वो इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगी, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो लगभग 58% महिलाओं का है, उसमें बहुत बड़ा इसमें हिस्सा दिखता है। एक चीज़ और इसमें दिखती है कि जो ऑडिट सिस्टम है, क्योंकि जब चीज़ें हो जाएंगी, मॉनिटरिंग होगा, सब कुछ होगा, तो हर राज्य में, हर जिले में
एक लोकपाल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्लेन आती है उसको निगरानी में उसको कैसे उसका निस्तारण करें। मुझे लगता है हर 6 महीने में ऑडिट होना और लोकपाल की व्यवस्था होना, ये भी अपने आप में एक बड़ा ताकत इसमें दिखती है। मुझे लगता है जब विकसित भारत के सपने देखते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत होगा, तो हमें समझ में ये आता है कि विकसित राजस्थान भी होगा। जब विकसित राजस्थान होगा तो विकसित उदयपुर भी होगा, और विकसित उदयपुर होगा तो विकसित गिरवा भी उसमें होना चाहिए। तो और विकसित गिरवा में भी अगर देखें तो कोई एक एक गांव जो है ना उसका प्लान बनेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से सोचा है। एक प्रश्न आपके सामने अवश्य रखता हूँ, कांग्रेस के बंधु कह रहे हैं अब इसी तौर पर वल्लभ नगर और आसपास के कुछ क्षेत्र में भ्रम फैला रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गया और क्योंकि नरेगा नहीं रहा। उनको समझना चाहिए कि उन्हीं के एक नेता पी चिदम्बरम साहब ये जब केंद्र में मंत्री थे तो वो कहा करते थे कि नरेगा में कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और वो सुधार क्या है? सुधार ये है कि खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते जब पीक सीजन होता है, जब बुआई होती है या फसल काटने का समय होता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक प्रावधान किया कि राज्यों को ये अधिकार दिया है कि वो 60 दिन का अवकाश कर सकते हैं। वो 60 दिन का अवकाश टुकड़ों में हो सकता है, खरीफ की फसल के लिए भी होगा, वो रबी की फसल के लिए होगा, बुआई के टाइम अलग करना है। वो सारे पावर्स स्टेट्स को दिए। जब स्टेट्स अपने अलग अलग कालखंड में, कोई गंगानगर और आप देखें उदयपुर के आवश्यकताओं का भी अंतर है, तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टर जब ऑर्डर जारी करेंगे तो अलग अलग कालखंड में इसमें छूट देंगे। तो ये जो अवकाश है, इस अवकाश की वजह से 60 दिन की छुट्टी की वजह से इतना बड़ा बदलाव आएगा, खेती को ताकत मिलेगी। मैं खुद एक किसानों में जब गांव जाता हूं तो मुझे लगता है कि वहां मजदूरों का अभाव है, तो बहुत बड़ी कठिनाई जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान बंधु हैं वह महसूस करते थे, उसका भी इसमें एक समाधान प्रस्तुत किया है। इससे एक चीज़ और होगी, हमारा अन्नदाता किसान जो है वो बहुत मेहनत करता है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से और दूसरे सारे काम के माध्यम से बड़ी ताकत तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, फसल बीमा भी दिया। लेकिन अब जब 60 दिन का अवकाश मिलेगा, खेतों को मजदूर मिलेंगे तो एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, पूरे साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 60 दिन निकालें तो फिर भी हमारे पास 305 दिन रहते हैं। 305 दिन में 125 दिन का रोजगार, और 125 दिन का रोजगार भी गारंटेड है। तो मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी और गारंटी भी गारंटी है, तो ये एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामीण जन, सभी मजदूर, सभी किसान बंधु, सभी ग्रामीण जन और महिला युवा सबको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि देश में लगभग 6 करोड़ के आसपास जो 6 करोड़ के आसपास जो परिवार है जो नरेगा के माध्यम से जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे जी राम जी का जो कानून है उसके माध्यम से जुड़ेंगे, एक बड़े बदलाव के लिए साथ में आएंगे। जो गांव की आवश्यकता है, स्थायी आवश्यकता है और आकांक्षा है, वो सारा इसमें समाधान इसमें प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है जी राम जी, राम राज्य की तरफ बढ़ने वाला एक बड़ा कदम है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने श्री अयोध्या जी में दिव्य भव्य रामलला का मंदिर बनाया है, वैसा ही पूरे देश को एक मंदिर मानकर एक सेवा कार्य के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं, हम सभी इस विकसित भारत के अभियान में जुड़ेंगे तो मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव हमारे जीवन में भी दिखेगा और ये जन आंदोलन खड़ा होगा। आप सभी को नमस्कार। सर, मेरे पहला कि एक परिवार से कितने मेंबर जो है नरेगा जो जी राम जी हैं उनका उसमें भाग ले पाएंगे? और दूसरा प्रश्न, पिछले कई सालों से देखा गया है कि इस योजना के तहत जो बच्चे हैं वो भी इसमें कार्य करते हैं और बाल श्रम को वहाँ पर देखा गया है, तो उसको रोकने के लिए, उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जिस प्रकार से पात्रताएं कानून में दी गई है, लगभग 6 करोड़ के 5.76 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, वे सारे परिवार इसमें आएंगे। लेकिन जब फर्जीवाड़ा रुकेगा और विशेष तौर पर जब बायोमेट्रिक्स और लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से जब देख पाएंगे, तो मुझे लगता है ये जो फर्जीवाड़ा भी हो रहा था कई जगह, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि परिवार काम नहीं कर रहे थे, जो जॉब कार्ड धारी वो काम नहीं कर रहे थे, जेसीबी से काम हो जाता था और उसके बाद जो चीज़ें होती थी वो बहुत ख़राब थी। उसकी गाथाएँ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 10 लाख के करीब शिकायतें भारत सरकार के पास पहुंची, उनकी शिकायतों की जांच में ये सारी चीज़ें आई है। और इसी कारण नरेंद्र मोदी जी ने इसको कांग्रेस की विफलता का एक बड़ा नमूना बताया था। मुझे लगता है ये उसी दौरान है। सारा परफेक्ट ढंग से जो पात्र हैं उनको सभी को जोड़ेंगे और जो कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आईटी के बेस पर और एआई के बेस पर जब मिलान करते हैं तो मुझे लगता है फर्जीवाड़ा सब जगह रुकता है। देखिए, जो जॉब कार्ड धारी हैं और सक्रिय जॉब कार्ड धारी हैं, वे सारे के सारे लोग 60 दिन काम नहीं करेंगे। जब वो काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो नरेगा में जाता है और जो रोजगार के लिए गारंटेड था, वो सारा का सारा व्यक्ति वही है जो किसान परिवारों से आता है। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती में काम करने की आदत जो है वो कुछ कम हुई है। मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ। कई गांव पहले आत्मनिर्भर थे और
मुझे तो ये भी पता है कि बचपन में ये कहा जाता था कि हमें तो शहर से केवल नमक लाना है, बाकी सारी चीज़ें गांव में होती है। गांव अभी जो उपेक्षित हुआ, जो भी अन्य अन्य कारण है, वो इससे 60 दिन के अवकाश से इसमें लाभान्वित होंगे। और 60 दिन में लाभान्वित तो होंगे, लेकिन वो घर नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे, क्योंकि वैकल्पिक एक काम करने की आदत भी होती है, तो वैकल्पिक रोजगार भी ढूंढेंगे। सर, ऐसे केस भी देखे गए हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो जनप्रतिनिधियों के भी मनरेगा में नाम दर्ज है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैंने आग्रह किया कि कोई सेठ जी हैं, कोई नौकरी वाले हैं, कोई मृत हैं, कोई पलायन कर गए हैं, जो रोजगार नहीं करते हैं, उनके भी नाम थे। वही तो फर्जीवाड़ा हुआ, और उसी फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये नया कानून, जी राम जी कानून आया है। नरेगा अब इतिहास में दर्ज हो गया। पर सर, इसको अगर रोका जाए, जैसे देखा जाए कि दोनों समय यानी फोटो खींचना जो अनिवार्य रूप से देखा जाता था, लोग फोटो खिंचवा के उसको बड़ी बात प्रदर्शित कर देते हैं, हाँ हम यहाँ उपस्थित है, लेकिन वहाँ वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ कुछ अभाव, मतलब परिवर्तन ही नहीं हुआ है। देखिए, नई तकनीक जिसमें सैटेलाइट इमेजरी है, जिसमें AI है, जिसमें बायोमेट्रिक्स है, और जिसमें जियो टैगिंग है, ये सारे परिसमितियों के साथ साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है उनको सभी को लाइव उसमें देखने का, और उसका मानक भी तय करेंगे। क्योंकि अब जैसी भी काम नहीं करेगी, इसमें व्यक्ति काम करेगा, तो मुझे लगता है एक जो श्रम प्रधान व्यवस्था है, जो वास्तव में श्रमेव जयते जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें आएगा, और नई तकनीक उसको रोकेगी, और आगे जाके एक स्वभाव भी बनेगा कि हाँ, हमें रोजगार के लिए काम करना है। सर, जो आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर मिसगाइड ना हो, उसके लिए किस तरह से कैंपेन चलाए जाएंगे? निश्चित रूप से मीडिया लोकतंत्र में चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है, ये भी हम कहते हैं। और अभी हमने कार्यशालाएं शुरू की, संगठन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब के साथ में मिलकर हम लोगों ने कार्यशालाएं शुरू की हैं। अभी मैं स्वयं, कल दरियावत की कार्यशाला हुई, एक गांव में और कार्यशाला हुई, आज मैं डूंगरपुर से आया हूँ, डूंगरपुर में हिराता में हुई, और वाड़ा गामड़ी एक जगह है, वहाँ पर भी कार्यशाला की। हम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन हम मीडिया का भी सहयोग चाहते हैं। जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, सत्य में जयते हो, और इसके माध्यम से अभी आगे जाके वृहद स्तर पर काम होगा। आपने देखा होगा होर्डिंग, प्रचार प्रसार की सामग्री, वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं, और जनता जनार्दन तक जाएंगे कि सत्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन को जो रोजगार था उसको बढ़ाकर 120 दिन कर दिया, और आगे जाके भी अच्छी इसमें प्रावधान किए। सर, कांग्रेस के 2 आरोप हैं, एक तो इसमें राज्यों पे भार बढ़ जाएगा, वित्तीय भार बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि जो वार्ड पंच या सरपंच जो काम चयन करते थे वो केंद्रीय स्तर पे जो है जनशक्ति जो बनाए उस पर होगा। देखिए, PM जनशक्ति जो पोर्टल है उस पर तो प्लान जाएगा, लेकिन ग्राम को पावर दिया है। जो प्लान है वो ग्राम तय करेगा। मुझे लगता है इससे गांव की ताकत बढ़ेगी, ग्राम सभा की ताकत बढ़ेगी, जो पंच सरपंच हैं उनकी ताकत बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि ग्राम सभा का मतलब होता है जितने वोटर उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं वे सारे के सारे उसका हिस्सा होते हैं। तो मुझे लगता है इसमें जनभागीदारी भी बढ़ेगी। दूसरा, आपका जो कहना है कि किस प्रकार से इसमें राशि कम हुई, राशि वास्तव में तो बढ़ी है। आप जानते हैं कि मटेरियल कंपोनेंट का तो 75% केंद्र देता था, और राज्यों को ताकत दी है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो 32% हिस्सा कांग्रेस के कालखंड में होता था केंद्र के रेवेन्यू का, जो स्टेट के साथ शेयर होता था, उसको बढ़ाकर 42% किया। तो राज्यों की ताकत बढ़ी है, और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो सारे कह रहे हैं वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार था वो कम होगा। इस कारण कि मन में जो डर है उस डर को जनता के बीच में ये रख रहे हैं। मुझे लगता है सत्य जब जनता जानेगी तो एकदम जो दूध का दूध पानी का पानी होगा।